नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यह तीनों सब्जेक्ट से लिया गया प्रश्न है। तो आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, यानी कि जो मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया भी प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताते हैं उस सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। यह क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहा है, तब उसे याद रखिएगा। वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण, और क्यों किया जाता है आपको कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर में लिखिएगा कि वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो साइड मिरर होता है ना, वो इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि पीछे के दृश्य, यानी कि रोड पे पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल का क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो 2 कारण चलिए इसमें लिख देते हैं। तो पहला आपका है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, पूछेगा कि किस दर्पण में छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव इससे पहला पॉइंट से भी आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। इसीलिए वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, तो इस 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। कौन कौन, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा आभासी और सीधा, जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा आभासी और सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ गया। तो ऑब्जेक्टिव और यह सब्जेक्टिव दोनों को याद रखिएगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से एक जो है मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की क्यों सलाह दी जाती है। यह भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसको उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है, उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफी जोर दिया जाता है। पहला लाइन में उत्तर लिखने के बाद कि आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। आयोडीन जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। देखिए हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। ये हो गया, पहला कारण हो गया एक तरह का कारण। और दूसरा है कि आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंघा रोग होता है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, पूछेगा कि निम्न में से किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा इसे। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद लिखिएगा, इसीलिए आजकल आयोडीन नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो ये आपका हो गया कारण कि क्यों सलाह दिया जाता है। अब उसके बाद थोड़ा लिख दीजिएगा, देखिए उसके बाद लिखिएगा कि साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इससे सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी होती है। अब देखिए जो भी माने कि लो क्वालिटी का होता है ना नमक,
उसमें आयोडीन की कमी जो हमारे शरीर में होती है वो क्यों होती है, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा इतना भी आप लिख दीजिएगा ना, तो जो भी कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो ये सोचेंगे कि लड़का के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो क्वेश्चन में जो पूछा गया सिर्फ वही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा गया। ठीक है, तो आप इसे भी लिखिएगा कि साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में, ठीक है, आयोडीन की कमी होती है। ठीक है, आपको ये भी लिख देना है। इतना भी आप लिख दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा कि आयोडीन की सलाह हमें क्यों दिया जाता है कि आयोडीन नमक ही यूज करो, उपयोग करो, और इससे होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उस सब के बारे में आपको इसमें लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कर कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस की जो भूमिका है उसी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का। उत्तर में लिखिएगा कि अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है। क्या लिखिएगा, अमाशय में पाचक रस की निम्नलिखित भूमिका है, वह कौन कौन है, क्या क्या है, उसी के बारे में लिखना है। तो लिखिएगा कि पाचक रस, ठीक है, अमाशय में पाचक रस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, पाचक रस जो अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। जो पेप्सिन जो है वह भोजन के प्रोटीन पर कार्य करता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है। जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों भोजन के साथ आने वाले जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो सभी को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। पूछेगा कि इनमें से कौन जो एंजाइम है वो पाचक रस में होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम ये सब पाचक रस में भी होता है, जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। कौन, तो लाइपेज एंजाइम, ठीक है, जो पाचक रस में होता है और यह आंशिक पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो इतना भी आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर में ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपका फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आशा करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा गया है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर बताएं। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत चुंबक के बारे में आपको बताना है और अस्थाई चुंबक के बारे में आपको बताना है, दोनों में क्या अंतर है लिखना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर में लिखिएगा कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद पहला में यहाँ पर लिखिएगा विद्युत चुंबक, हेडिंग देने के बाद इसमें क्या अंतर है और उसमें क्या है, दोनों को हमको लिखना है। तो विद्युत चुंबक में लिखना है कि नर्म लोहे के क्रोड पर धारावाहिक कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। देखिए आपको इसमें बताया है कि विद्युत चुंबक कैसे बनेगा। कैसे बनेगा जी, तो नर्म लोहे के क्रोड पर धारावाहिक कुंडली लपेट कर, ठीक है, नर्म लोहे के क्रोड पर धारावाहिक कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। विद्युत चुंबक जो है इसमें कह रहा है कि नर्म लोहे के क्रोड पर धारावाहिक कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब तक धारा प्रवाहित होता हुआ रहेगा तभी तक इसमें चुंबकत्व की जो पावर है वो रहेगा। ठीक है, लेकिन अस्थाई चुंबक क्या है उसके बारे में भी अब जान लेते हैं। पहले समझ लीजिए विद्युत चुंबक, इसमें क्या करा कि नर्म लोहे के क्रोड पर धारावाहिक कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। और इसमें एक बात और बताया गया कि इसका चुंबकत्व तभी तक रहेगा जब तक इसमें
धारा जो कुंडली है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, तभी तक इसमें चुंबकत्व का पावर जो है चुंबकत्व रहेगा। यह किसमें ये जो है यह किसमें ये घटना घटता है, तो विद्युत चुंबक में होता है। अब अस्थायी चुंबक के बारे में पढ़िए। आइए स्थायी चुंबक हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा कि इसी ये स्थायी चुंबक कैसे बनता है और इसका चुंबकत्व कब तक रहता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए स्थायी चुंबक और लिखिए कार्बन स्टील के छड़ को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुंबक बन जाता है। कब बनेगा जी स्थायी चुंबक? कार्बन स्टील के छड़ को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो कुछ देर बाद अस्थायी चुंबक बन जाता है। जब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है तब भी यह अपने चुंबक त्याग नहीं करता है, यानी कि फिर भी धारा जी का बहाव जो है वो बंद भी कर दिया जाएगा, फिर भी इसका जो चुंबकत्व का जो पावर होता है वो त्याग नहीं करता है, बल्कि बरकरार बनाया हुआ रखता है। ठीक है, त्याग नहीं करता है, यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अस्थायी चुंबक और एक और जो है विद्युत चुंबक, ये दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं मैट्रिक परीक्षा में, तो आप इसे अपनी कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। 1-2 बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का यह है। कारक की संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझा देना है। उत्तर में लिखिएगा कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, कारक की ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जैसे एग्जाम्पल में देखिए बिना बुझा हुआ चूना और जल दोनों मिल रहा है और मिलकर एक नया उत्पाद, एक नया अभिकारक का निर्माण कर रहा है जो बुझा हुआ चूना है। तो यह जो समीकरण, यह जो उदाहरण है किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में नहीं होता है जुड़ना। ठीक है, तो 2 जुड़कर एक नया बन रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये डिफिनेशन लिखने के बाद आपको एक उदाहरण भी इसका लिख देना है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना CaO और जल अभिक्रिया कर रहा है तो बना दे रहा है बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का CaOH होता है। ठीक है, यह आपका उदाहरण एक एग्जाम्पल दे देना है, तभी आपका पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा, 2 नंबर में यदि पूछेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप प्रत्येक दिन 5-5 प्रश्न सब्जेक्टिव का सभी विषय का याद करते चलिए। आने वाले समय में जिस समय एग्जाम होगा उसमें दोस्तों आप काफ़ी प्रश्न याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम प्रत्येक आपको 5 प्रश्न दे रहे हैं, आप प्रत्येक दिन इस चैनल से जुड़े रहें। आपको इस चैनल पे जो है कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी संस्कृत, ये सभी विषय का 5-5 प्रश्न हम आपको बताएंगे जिसे आपको याद रखना होगा। सारा प्रश्न आपका एग्जाम टाइप प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF हम आपको बताए हैं कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर पाई क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस एप्लीकेशन में PDF भी मिलेगा और ये आपका जितना भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जो आपकी मर्जी, एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, कहीं भी आपको लेकिन PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।